हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब दोस्तों? बढ़िया, सब मज़े में चल रहे हैं? कैसी चल रही है लाइफ? सर एकदम बढ़िया, मज़े में चल रही है। मज़े आ रहे हैं स्कूल में जाके? छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिलेंगी सबको? नहीं मिल गई? चलो ठीक है। हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। हमारे पास अभी बचा हुआ पोर्शन वो नॉलेज गेन करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पहले देख लेते हैं फटाफट। हमने बुक कीपिंग सीखा था। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल नेचर। ठीक है जी, जनरली बुक कीपिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद उसके बेसिस पे हमने डिफरेंस देखे थे, बड़े सारे डिफरेंसेस हमने देखे थे। उस पर अराउंड 5, 6, 7 बेसिस थे। उस बेसिस पे हमने डिफरेंस देखे थे। उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था, उसके बाद हमने किए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं? इसमें हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था। हाँ, एक हमने किया था, फटाफट से देख लेते हैं सो दैट फटाफट से ब्रश अप हो जाए। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहला ये पॉइंट था, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। ठीक है जी दोस्तों, ठीक है सर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करके चलेंगे यहाँ पे अपने पास। दूसरा था डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखा था? डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम इसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड जो भी होता है। ठीक है जी। थर्ड में क्या? डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड क्या? डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि मेरी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, मेरी कंपनी किस जगह पे स्टैंड कर रही है। ठीक है ना? क्या मेरी कंपनी की औकात है, क्या मेरी कंपनी की वर्थ है, हमने ये भी देखा था। ठीक है सर। और इसके बाद हमने देखा था दोस्तों असिस्टिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करती है ये अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैनेजमेंट। ठीक है जी। असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी दोस्तों, ठीक है सर। बाय प्रोवाइडिंग, असिस्ट करती है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है? मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करती है? कंट्रोल लगाती है, डिसीजन लेती है। क्या क्या करती है? ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या क्या करती है? मैनेजमेंट कंट्रोल करती है और डिसीजन लेती है, बजटिंग करेगी एंड फोरकास्टिंग करेगी। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद देखते हैं मेरे दोस्त क्या क्या होता है। और कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसको? टू यूजर्स को। यूजर्स को हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भी ये इंफॉर्मेशन है, ये यूजर्स है, इनको हम कम्युनिकेट करेंगे। लास्ट में क्या सीखा था हमने? एक प्रोटेक्टिंग
बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में एंड कंट्रोल करने में। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब ये हमारे हमने 6 पॉइंट्स किए थे। किस चीज़ के थे 6 पॉइंट्स हमारे? जैसे हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किए थे, कोई इशू नहीं था हमें। अब जरा देखते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो है वो कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक होता है हमारे पास इंटरनल यूजर, एक होता है हमारे पास इंटरनल यूजर्स, और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स, और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है जी। इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है? एक आता है हमारे पास ऑनर्स, मालिक जो होते हैं कंपनी के, वो इंटरनल यूजर है। एक मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट में बैठे हैं वो इंटरनल यूजर है। एक एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो दीज ऑल आर दी इंटरनल यूजर्स ऑफ दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ये सब के हैं हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। कौन कौन? एक तो मालिक इंटरनल यूजर है, ये यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। यूजर बोले तो जो यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। एक तो ऑनर है, जो मालिक आदमी, वो यूज करेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। एक मैनेजमेंट यूज करेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स हैं वो भी यूज करेंगे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अब देखते हैं एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों मैंने बताया हुआ आपको बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनसे हम लोन्स लेते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे हम क्या लेते हैं? इनसे हम लोन लेते हैं। तो ये क्या हमारे एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि ये बाहर वाले है ना, बैंक कौन है? बाहर वाला है। बाहर वाले से लोन लूंगा तो क्या है? एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है जी सर। एक होते हैं हमारे पास इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है। तो बाहर वाले हमारी कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है, बाहर वाले को पता है इस कंपनी में बहुत फायदा है, इस कंपनी में पैसा लगा लेते हैं। तो बाहर वाले ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, तो वो कौन माना जाएगा? वो माना जाएगा इन्वेस्टर है वो। तो इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया हमारी कंपनी में, वो भी क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल यूजर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जैसे कि हमारे हिंदी मतलब बताया था, इसको लिख लो हिंदी में। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको मुझे पैसा देना है, वो कौन है? मेरे क्रेडिटर्स। जिसको मुझे पैसा देना है वो कौन है? क्रेडिटर्स। जैसे आप दुकान से सामान लेके आ गए फ्री में, आप दुकान से सामान लेके आ गए, आटा दाल चावल या कुछ भी लेके आ गए फ्री में, तो आपको उसको पैसा देना है फ्यूचर में। आपके लिए क्या है वो? लायबिलिटी। आपके लिए क्या है वो? लायबिलिटी। सॉरी, लायबिलिटी, हाँ बताया वो मैंने, मतलब लायबिलिटी है वो आपके लिए। लायबिलिटी मतलब उधारी, उधारी है ना हमारे लिए, कि भाई फ्यूचर में मुझे इस इंसान को पैसा देना है, मुझे फ्यूचर में इस इंसान को जब पैसा देना है तो मैं क्या बोलूंगा? जिसको मुझे पैसा देना है वो मेरे लिए क्या? क्रेडिटर। तो अगर आप किसी से पैसा लेके आए हो, अगर आप किसी से सामान लेके आए हो, अगर आप किसी भी इंसान से सामान लेके आए हो, तो आपको उसको फ्यूचर में पैसा देना होगा। भाई अगर मैं करण अरोड़ा, मैं दुकान से आटा दाल चावल ले आया, ठीक है, तो मेरे को पता है भाई वो मेरे को फ्री में से देगा नहीं, मेरे को फ्यूचर में उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो दुकानदार क्रेडिटर है। मेरे लिए वो दुकानदार क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों? क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? जिसको मुझे पैसा देना है, जिसको मुझे पैसा देना है, ठीक है ना, जिसको मुझे पैसा देना है, तो वो मेरा क्या माना जाएगा? वो क्रेडिटर माना जाएगा। ठीक है ना। अगर मैंने किसी से भी कोई भी सामान उधार पे ले लिया, अगर मैंने किसी से भी कोई भी सामान उधार पे ले लिया, मतलब मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में। अगर मेरे को उस इंसान को पैसा देना है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, रुको, ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने किसी से कुछ उधार पे ले लिया, तो मेरे को फ्यूचर में उसको
सामान देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब जैसे ये हमारे किशन जी इधर आइए जरा, ये हमारे यहाँ के सीनियर कैमरामैन है, ठीक है जी। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने इनसे कुछ पैसा उधार ले लिया, ठीक है, जब मैंने इनसे कोई सामान उधार ले लिया तो मेरे को भविष्य में इनको पैसा देना है, ठीक है। मैंने अगर इनसे कोई सामान खरीदा, मैंने बोला जी आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, तो मेरे को इनसे भविष्य में पैसा देना है मेरे को इनको वापिस। तो जो मेरे को इनको भविष्य में पैसा देना है, आज मैं अपनी बुक्स में क्या बोलूंगा कि ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। मेरे लिए क्या है, ये क्रेडिटर है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, उधारी है। मैंने इनसे उधार में पैसा ले लिया, उधार में मैंने इनसे या तो सामान ले लिया, तो मेरे को भविष्य में इनको वापस देना पड़ेगा। तो मेरे को जब इनको भविष्य में वापस देना है तो आज मेरे लिए क्या है, ये आज मेरे लिए क्रेडिटर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने किसी से कुछ भी सामान उधार पे लिया है तो आपको भविष्य में उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा या कुछ भी वापस करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है, वो उधारी है। अगर आपके लिए वो उधारी है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए वो आपके लिए क्या माने जाएंगे, वो आज आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्रेडिटर है, ठीक है। अब उल्टा देखते हैं, एक होता है हमारे पास डेटर। अब इन्हीं को समझते हैं हम डेटर से। 1 मिनट किशन जी, आपका 2 मिनट का कीमती समय लिया जाएगा यहाँ पे। एक होते हैं डेटर्स। ये क्या होता है दोस्तों, देखो, जिससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है जी। अब सपोज मैंने इनको ये मार्कर बेचा, मैंने इनको ये मार्कर बेचा, इन्होंने मार्कर खरीद लिया, इन्होंने बोला जी आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को 2 महीने बाद जितना भी आपका बनता है ये पैसे दे देना, ठीक है। तो इन्होंने जब मेरे को 2 महीने बाद पैसे देने हैं तो ये मेरे लिए क्या माने जाएंगे, मैंने इनसे क्या, जिससे मुझे पैसा लेना है। देखो डेटर में देखो क्या लिखा मैंने, जिससे मुझे पैसा लेना है। अब मैंने इनसे पैसा लेना है, मैंने करण अरोड़ा ने इनसे पैसा लेना है, तो ये मेरे लिए क्या माने जाएंगे, ये मेरे लिए डेटर माने जाएंगे, ये मेरे लिए डेटर माने जाएंगे। डेटर बोले तो जिससे मुझे पैसा लेना है भविष्य में, तो मेरे को इनसे पैसा लेना भविष्य में क्योंकि मैंने इनको ये मार्कर बेचा है, तो ये मेरे लिए क्या आएंगे, डेटर है, ठीक है। तो जब मेरे को पे करना है तो वो इंसान सामने वाला मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। लेकिन जब मेरे को उस इंसान से पैसा लेना है तो वो मेरे लिए क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग की भाषा में, लैंग्वेज में, वो मेरे लिए क्या है, डेटर है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू किशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात समझी कि जी क्रेडिटर कौन हो गया, जिसको मुझे पैसा देना है। भैया मेरे सिर पे उधारी है, मैं सामने वाले से सामान उधार पे लेके आया हूँ, मैं सामने वाले से माल खरीद के लेके आया हूँ उधार पे, मेरे सर पे क्या है, टेंशन है, मेरे सर पे टेंशन का भार है, तो मेरे को उसको पैसा देना फ्यूचर में। तो मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, मतलब मेरे लिए क्या माना जाएगा, अकाउंटिंग टर्म में मैं उसको क्या बोलूंगा, इंसान क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर है, ठीक है। जिसको मुझे पैसा देना है, जिसको मुझे भविष्य में पैसा देना है, मेरे लिए क्या है, वो क्रेडिटर है। भैया उधारी है, क्रेडिटर है। लेकिन जिससे मुझे पैसा लेना है, जिससे मुझे पैसा लेना है, मैं फोन करूंगा, हाँ जी किशन जी मार्कर तो ले गए थे, क्या हो गया, पैसे भी भिजवा दो, 2 महीने हो गए, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने निकल चुके हैं, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। तो मैं इस इंसान से, किशन जी से मेरे को पैसा लेना है, मेरे को इनसे पैसा लेना है। तो जब मेरे को इनसे पैसा लेना है तो ये मेरे लिए क्या माने जाएंगे, ये मेरे लिए डेटर माने जाएंगे मेरे दोस्त। जिससे आपको पैसा लेना होता है वो आपके लिए डेटर है, जिसको आपको देना होता है वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है। जब आपकी उधारी है, आपको पता है यार पैसा देना है, अरे यार पैसा देना है, पैसा देना, तो खटाक से दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रेडिटर, ठीक है। जब आपने किसी को माल बेचा तो आपको पैसा लेना है, आप तो भाई हकदार हो ना, माल बेचा फ्री में थोड़ी बेचा है, पैसा लूंगा, भविष्य में पैसा लूंगा, तो आपने पैसा लेना है। जब आपने पैसा लेना है तो आपके लिए वो क्या है, वो इंसान डेटर है, ठीक है। इसको फटाफट हिंदी में लिखो, डेटर कौन होता है, जिससे मुझे पैसा लेना है, वो डेटर है। और क्रेडिटर कौन है, जिसको मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर कौन है, जिसको मुझे पैसा देना। भैया मेरे को पैसा देना है, तेरे को मेरे सर पे क्या है, उधारी है, भैया मुझे पैसा देना है तुम्हें, मेरे सर पे क्या है, वो मेरे सर पे तो भैया उधारी मंडरा रही है, क्योंकि मेरे को तो पैसा देना है। तो मेरे लिए क्या है, वो क्रेडिटर है, क्योंकि मेरे को आपको पैसा देना है। ये लो जी, ये लो पैसा ले लो, ठीक है, ले, आज नहीं तो कल दूंगा। तो जब मैं पैसा दूंगा तो क्रेडिटर, जब मैं पैसा लूंगा तो मेरे लिए तुम क्या हो, डेटर हो, क्योंकि मैंने तुमसे पैसा लेना है तो तुम मेरे लिए डेटर हो। मैंने तुम्हें पैसा देना है
तो तुम मेरे लिए क्या हो, क्रेडिटर हो। एज सिंपल एज दैट। हिंदी में लिखो, कोई कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसको मुझे पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसा देना, जिससे मुझे पैसा लेना है वो क्या है, डेटर है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो दोस्तों हम एक्सटर्नल यूजर की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे आपको एक्सटर्नल यूजर्स ही बता रहा था। अभी हमारे पास और भी आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, क्रेडिटर्स। ओके, एक आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। ठीक है जी, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, हमारे बैलेंस शीट, हमारे P&L को देखते हैं कि भैया क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। चलो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे ही देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और P&L के बारे में। ये मैंने बनाया अपना P&L अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, डेबिट है। ये वाली साइड को बोलते हैं डेबिट, ये वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट। यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे, आपके एक्सपेंसेस, सारे के सारे ये एक्सपेंस। यहाँ पे क्या है कि बाय इनकम्स, ये एक्सपेंसेस कौन से, बिजनेस के, बिजनेस के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। इनकम सारी की सारी यहाँ पे आएंगे। इस टोटल में से अगर ये ज़्यादा हुआ, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ, इसका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो इसका टोटल करेंगे। इस टोटल में से ये माइनस करेंगे, जो बचेगा आपका क्या होगा, वो नेट प्रॉफिट। कैसे नेट प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, कमाई ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो फायदा है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, अगर कमाई ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो फायदा है, प्रॉफिट है। ठीक है, बट अगर उल्टा है, जैसे कि अगर खर्चे ज़्यादा है, कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा कमाई कम है, तो क्या है, सिंपल सी बात है, लॉस है, बाय नेट लॉस है। टोटल करेंगे। ठीक है, इनकम ज़्यादा खर्चे कम तो फायदा, खर्चे ज़्यादा इनकम कम तो नुकसान, खर्चे ज़्यादा इनकम कम तो नुकसान, तो नेट लॉस बोलेंगे। ठीक है, चलो। सो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज जो है, वो हमारे इस P&L को और बैलेंस, एक हमारे पास बैलेंस शीट भी होती है। ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी इसको अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार इसका भी यूज आ रहा है, नाम आ रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये बैलेंस शीट होती है हमारी दोस्तों, ये इसका इक्वल आना होता है टोटल, इसको टोटल को इक्वल होना होता है। इस तरह हमारे एसेट्स आते हैं, मैंने आपको बताया था, जो भी ऐसी चीज़ें मेरे को भविष्य में फायदा देगी वो सारे आएंगे। इस तरह मेरी कैपिटल आती है, मैंने क्या बोला था, कैपिटल आती है एक तरफ, इस तरफ। ठीक है जी, कैपिटल क्या होती है, जो मालिक ने पैसा लगाया। कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही तरह होती है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी की तरह होती है, बट वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह होती है, बट वो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। मतलब पहले बाहर वालों को दे देंगे, बाहर वाली उधारी चुकाएंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम अंदर वाली उधारी चुकाएंगे। ठीक है, अगर बाहर वाली उधारी चुकाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम अंदर वाले को मना कर देंगे, लेकिन अगर बाहर वाले को चुकाने के बाद हमारे पास कुछ बचता है तो हम अंदर वाले को भी पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सो पहले हमें अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है, उसके बाद हम इंटरनल लायबिलिटी बोले तो कैपिटल को वापस देते हैं। ये कब होता है सर, ये बेटा जब होता है जब हम अपना बिजनेस बंद करते हैं। अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को अपनी बाहर वाली उधारी चुकानी पड़ेगी, अंदर वाला तो घर का बंदा है। ठीक है ना, जैसे अगर शादी वादी, अगर हमारे घर में फंक्शन है तो हम क्या कहते हैं, यार खाना वाना कम, अगर हमारे पास लगता है कि खाना कम पड़ जाएगा तो हम क्या कहते हैं, यार भगवान बस बाहर वालों को निपटा देना, घर वाले तो देख लेंगे आपस में, कोई नहीं, बाद में बना के कुछ भी खा लेंगे। सो हमेशा पहले जो सिरदर्दी होती है वो किसके लिए होती है, वो बाहर वालों के लिए होती है। फंक्शन में भी हम तो ये सोचते हैं यार खाना कम ना पड़ जाए, बाहर वालों को पूरा आ जाए, बस घर वाले तो कोई बात नहीं, अपने बंदे हैं। सो यही चीज़ अकाउंटिंग में भी अप्लाई होती है कि वही जो पहले बाहर वाली उधारी है हम उसको पे कर दें, जो बाहर वाली लायबिलिटी है, जो बाहर वाली उधारी है आउटसाइडर्स की, उसको हम पे कर दें। जो इंटरनल लायबिलिटी है, जो कैपिटल है अपने मालिक की, उसको तो देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सो हम ये सोच के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कि भाई बाहर वाली लायबिलिटी पे हो जाए, इंटरनल लायबिलिटी तो हम लोग देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो कैपिटल आती है, लायबिलिटी आती है, इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, करना नहीं है, बैलेंसिंग फिगर नहीं करनी, इनका टोटल इक्वल ही आता है हमेशा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है। सो मैं यही कह रहा था यहाँ पे हमारे यूजर्स में हमारे कौन कौन है, ये मत समझना मैंने आपको पूरा बताया दोस्तों, ये जस्ट एक ओवरव्यू है बैलेंस शीट का,
और P&L का जस्ट एक ओवरव्यू है, इसको हम बाद में और अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में करना है इसको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, ठीक है जी। एक्सटर्नल यूजर में हमारे पास गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज हमारे एक्सटर्नल यूजर है। ये लोग हमारी बैलेंस शीट, हमारे P&L को देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, कंपनी को क्या फायदा क्या नुकसान है, कंपनी धोखा तो नहीं कर रही है हमारे साथ। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैव टू बी सीन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिसर्चर्स, ये भी हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं, रिसर्च वगैरह कराते हैं, यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फॉर देयर रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है जी। एक होते हैं कंज्यूमर्स, जो माल खरीदते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, या जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो भी देखते हैं जी कंपनी को फायदा नुकसान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक होती है हमारे पास पब्लिक कौन है, देश दुनिया दिन। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी जो है कंपनी की, वो न्यूज़पेपर में भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट छपती हैं, प्रिंट होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी, कंपनी की जो P&L होगी बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसको भी क्या किया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है, सो दैट पब्लिक देख सके और ये जान सके कि कंपनी इतनी ग्रो कर रही है। और इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट है कंपनी के लिए कि आओ लोगो आओ, हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, आओ ललिता आओ लोगो आओ, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनो, क्योंकि हमारी कंपनी देखो कितनी ऊपर जा रही है, कैसे ग्रो कर रही है। सो ये इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट भी है। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेट जो यूजर्स हैं वो पब्लिक भी होती है इसमें, ठीक है ना। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं वो पब्लिक भी होती है, ठीक है जी। कि भाई इतना ऐसे करो, वैसे करो कि पब्लिक को दिखे, भाई एडवर्टीजमेंट है यार। और क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप न्यूज़पेपर में छाप रहे हो तो एडवर्टीजमेंट आप दिखा रहे हो, कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स ये थे, कंपनी का करंट रिजल्ट ये है, कंपनी का करंट ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है, इतना फायदा है कंपनी को। सो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर दी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। सो सारी चीजें हम लोग किस लिए करते हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक भी एक एक्सटर्नल यूजर होती है, जो देख के अंदाजा लगाती है कि हमें क्या करना चाहिए, फायदा करना, हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी से विड्रॉ करना चाहिए। एक हेडिंग डालना, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सब घुमा फिरा के वही सब चीजें हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। कैसे, P&L अकाउंट बनाया जाता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है। कैसे देखी जाती है, वो बैलेंस शीट के थ्रू देखी जाती है। सो यहाँ पे क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है हमारी ड्यूरिंग दी पीरियड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो दैट इज प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है हमारी ड्यूरिंग द पीरियड में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड मतलब दैट इज प्रॉफिट अर्न, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, और लॉसेज इंकर्ड, कितना मैंने लॉस इंकर किया, एंड ऑल्सो दी फाइनेंशियल पोजीशन at the end of accounting period,
is known through accounting. नोट करो फटाफट। सो क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने लॉसेज इंकर किए, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही बात है। ये कैसे हमें पता चलती है, ये इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलेगी कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हमें कैसे पता चलेंगी, कैसे, अकाउंटिंग के मदद से, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। अकाउंटिंग की मदद से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितने लॉसेज इनकर करे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट तो सेम है जो हम करके आए, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, हमने किया ही था ऑब्जेक्टिव में, लिख देते हैं बस। थर्ड में क्या, रिप्लेसेस मेमोरी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर आप सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, अगर आप सिस्टमैटिकली और टाइमली रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को, तो आपको ट्रांजैक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। इफ यू आर सिस्टमैटिकली और टाइमली रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, देन देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस। आपको रिमेंबर करने, याद रखने की, ट्रांजैक्शंस को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप सिस्टमैटिकली और टाइमली रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शंस को। तो systematic and timely recording of transactions, systematic and timely recording of transactions। obviates the, जो आपकी बुक में लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ, necessity to remember transactions। अगर आप सिस्टमैटिकली और टाइमली रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को, तो आपको ट्रांजैक्शन याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन याद ही हो जाएंगी। भाई आपकी मेमोरी में सेव होगी ना ट्रांजैक्शन, बेसिकली आपके हार्ड डिस्क में सेव होगी, आपको खुद को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यार अच्छा इस दिन ये बचा था, इस दिन ये बचा था। अगर आप साथ के साथ ही रिकॉर्ड कर दोगे, आज 1 तारीख को माल खरीदा, 2 तारीख को माल बेचा, 3 तारीख को फिर माल खरीदा, 4 तारीख को फिर माल खरीदा, 5 तारीख को बेचा। अगर आप साथ के साथ ही रिकॉर्डिंग कर दोगे, ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड कर दोगे, जिस दिन आया उस दिन रिकॉर्ड कर दिया, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि यार इस दिन इतना माल खरीदा था, इस दिन इतना खरीदा, उस दिन इतना खरीदा। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत ही नहीं है करने की। अगर आप साथ के साथ ही लिख दोगे, साथ के साथ ही आप रिकॉर्ड कर दोगे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस दिन कितना माल खरीदा। आपको जब चेक करना है, पेमेंट करनी है, चेक करना है, फटाफट से आपने एंट्री खोली, फटाफट खटाक मार के सॉफ्टवेयर में गए, देखा अच्छा इस दिन इतने का माल खरीदा, इतने का चेक बना के दे दिया, सिंपल है ना। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने 1 को भी माल खरीदा, मैंने 4 को भी खरीदा, मैंने 5 को भी खरीदा माल, 3 दिन मैंने माल खरीदा, अब मेरे को याद नहीं मैंने कौन से दिन कितना खरीदा। ये तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया। अगर मैं रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि माल जो है, रॉ मटेरियल जो है वो डेली बेसिस पे आएगा, बेचेगा, खरीदा जाएगा, सेल होगी और परचेज होगी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल परचेज होगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसको सेल किया जाएगा। तो ये तो डेली बेसिस का काम होगा ना, ये तो डेली बेसिस का काम होगा। तो मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया। बट अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। कभी कुछ याद है, कभी कुछ याद नहीं है, भूल गया तो है तो इंसान ही ना। बट अगर मैं सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड कर दूंगा, सो इट विल रिप्लेसेस दी मेमोरी आपकी रिप्लेस कर देगा। आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप फटाफट से देखेंगे, ऑटोमेटिकली फ्री मेमोरी क्या होगी, फ्री रिकॉर्डिंग मेमोरी किसके पास चलेगी, ये सॉफ्टवेयर के पास चलेगी। सॉफ्टवेयर याद रखेगा सब कुछ, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें जब भी कुछ भी देखना है तो मैं खटाक से सॉफ्टवेयर खोलूंगा, खटाक से अपनी बुक्स खोलूंगा, वहां पे मैं क्या जाके देख लूंगा जी इस दिन इतने का माल खरीदा है तो इसको इतनी पेमेंट करनी है।
ठीक है। सो इट रिप्लेसेस दी मेमोरी। अकाउंटिंग के आने की वजह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, हमने देखा था एंट्री में और डेफिनेशन में कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारी मेमोरी रिप्लेस हो जाती है, हम इजीली कर पाते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड। फोर्थ है मेरे दोस्त, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर करने में इजी हो जाता है। जैसे पिछले साल ये कमाया था, इस साल ये कमाया, पिछले साल के रिजल्ट को करंट ईयर के रिजल्ट से इजीली कंपेयर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टमैटिक record enables a businessman to compare 1 year's results with those of other years। ठीक है ना। सिस्टमैटिकली अगर मैं सिस्टमैटिकली मैंने तरीके से रिकॉर्ड किया होगा तो उसको मैं एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट के साथ इजीली कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई पुराने रिजल्ट ये थे, इस साल का रिजल्ट ये है, इतना हमने फायदा कमाया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या हम इतने डाउन गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पहले हमारा प्रॉफिट था 10 लाख, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 8 लाख, तो इतना हम डाउन गए हैं पुराने के कंपैरिजन में। या पहले हमारा प्रॉफिट था 10 लाख, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 13 लाख। सो लास्ट के कंपैरिजन में हम इतने अप गए हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कि इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है ना। इसकी मदद से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि भाई एक साल से दूसरे साल के रिजल्ट को इजीली कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए। एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर leading to and locate significant factor leading to changes। मतलब उन फैक्टर्स को लोकेट करेंगे जिनकी वजह से चेंजेस आए हैं दोनों सालों में। उन फैक्टर्स को लोकेट करेंगे, उन फैक्टर्स को ढूंढेंगे जिनकी वजह से चेंजेस आए हैं। भाई पिछले साल में ये कुछ था, इस साल में ये चेंज हो गया। पिछले साल में ये फैक्टर कुछ था, इस साल में ये फैक्टर कुछ और बोल रहा है, तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है ना। पिछले साल में ये फैक्टर कुछ और बोल रहा था, इस साल में ये वाला फैक्टर में ये चेंज आ गया, इसी फैक्टर में इस साल में ये वाली चीज आ गई, तो मतलब चेंज आ गया। सो उस चीज को लोकेट करेगा, उस चीज को निकाल के देगा कि भाई पिछले साल की आइटम में इस साल की आइटम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो हमें ढूंढ के देगा। ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा ना जब मैं कंपेयर करूंगा। अच्छा भाई इस रीजन की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, तो मैं वो रीजन ढूंढूंगा, तो इस वजह से चेंजेस आए हैं, तो ये आइटम है, इन वजह से चेंजेस आए, इन वजह से मेरा प्रॉफिट जो है डाउन हुआ है, तो ये सारी वजहें मैं क्या करूंगा, ढूंढ लूंगा तो लोकेट हो जाएंगी। ठीक है ना। ठीक है सर। फैसिलिटेट लोन्स को लेने में और देने में मदद करवाता है अकाउंटिंग लोन्स को लेने में और रीपे करने में हमें हेल्प करवाएगा। हमें कोई भी बैंक लोन तब देता है जब उसे दिख रहा होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है और कंपनी फ्यूचर में पे कर पाएगी, हमें लोन रीपे कर पाएगी हमारा लोन, तभी कोई भी बैंक हमें लोन देगा। आर यू एग्री? इस तरह एग्री करते हैं कि कोई भी बैंक हमें तभी लोन देगा जब उस बैंक को दिख रहा होगा कि हमारी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर रही है, ठीक है, और हम उसका जो लोन है वो इजीली पे कर देंगे। ग्रो भी नहीं करेंगे लेकिन हम ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम उसका लोन इजीली पे कर देंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक को ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देख के तो पता चलेगा ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी बैंक, देखेगी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट इतने अच्छे हैं, कंपनी के पास्ट में प्रॉफिट इतने अच्छे थे, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट भी ठीक होंगे क्योंकि पास्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, करंट का रिजल्ट अच्छा है, तो फ्यूचर का रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। ठीक है ना। तो कंपनी इस बेसिस पे हमें लोन्स प्रोवाइड कर देती है, बैंक्स इस बेसिस पे हमें लोन्स प्रोवाइड कर देती है। वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखती है, हमारी परफॉर्मेंस देखती है, पास्ट की परफॉर्मेंस देखती है, करंट की परफॉर्मेंस देखती है, उस बेसिस पे हमें लोन्स प्रोवाइड कर देती है।
फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी पे करने में हमें हेल्प करती है। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है हमारी? एक तो इनकम टैक्स हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है, हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स होता है, इसको वैट बोलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है एक्साइज ड्यूटी, एक होता है हमारे पास सर्विस, जो हमने कोई सर्विस वगैरह लेते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लगता है, वो एक्साइज ड्यूटी। जो अगर हम कोई माल बनाते हैं, अगर हम कोई भी माल बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अगर हम कोई भी माल विद इन द स्टेट बेचेंगे, कोई भी माल विद इन द स्टेट बेचेंगे, तो विद इन द स्टेट बेचने पे लगता है, उसको कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है, ठीक है। और सर्विस टैक्स जो अगर हमने कोई सर्विसेज ली है तो उस पर जो हम टैक्स देंगे उसको बोलेंगे हम सर्विस टैक्स। कोई अगर हमने सर्विसेज ली है उस पर जो हम टैक्स देंगे उसको बोलेंगे सर्विस टैक्स। और जो इनकम पे हमने टैक्स कमाया उसको बोलेंगे हम इनकम टैक्स, ठीक है। सो अकाउंटिंग हेल्प करता है इन सारी की सारी टैक्स लायबिलिटीज को सेटल करने में। अकाउंटिंग हेल्प करता है इन सारी की सारी लायबिलिटीज को सेटल करने में, ठीक है दोस्तों। अकाउंटिंग हेल्प्स टू सेटल ऑल दीज टाइप्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है जी। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस में क्या आता है दोस्तों? फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस में ये आता है, अगर कोई बंदा मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है तो वो मेरी सबसे पहले तो मेरी वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा। मतलब वो क्या देखेगा? कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस कमाया कंपनी ने, तो मेरी क्या देखेगा? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट देखेगा। दूसरा वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, मतलब वो मेरी बैलेंस शीट देखेगा, जिस बेसिस पे वो मेरे कंपनी की वैल्यू करेगा कि इस कंपनी की औकात इतने की है, इतने करोड़ की है या इतने लैक्स की है, इसको इतने से ऊपर देना नहीं है। इसमें मैं लिख देता हूँ, इफ समवन wants to sell his business, अपना बिजनेस बेचना चाहता है कोई बंदा, the accounts maintained by him, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price। कह रहा है someone wants to sell his business, जैसे मैं वो someone हूँ मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम, जो मैंने अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे, विल इनेबल द ascertainment ऑफ प्रॉपर परचेज प्राइस। वो इनेबल कर देगा कि प्रॉपर परचेज प्राइस क्या होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अगर दोस्तों देखो, अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करे तो आपको पता होगा कितनी आपकी सेल्स है, कितनी आपकी परचेज है, कितने की आपके पास एसेट्स हैं, कितने की आपके पास कितने आपने लायबिलिटीज फ्यूचर में पे ऑफ करनी है। तो जब मेरे को ये वाली सारी चीजें पता है, क्योंकि ये मेरे को चीजें कब पता होंगी? जब मैंने प्रॉपरली इनको अकाउंटिंग टर्म्स में इनको मैंने मेंटेन किया होगा, ठीक है ना। ये सारे रिकॉर्ड्स को मैंने अपने अकाउंट्स में मेंटेन किया होगा, तभी ये सारी चीजें मेरे को क्लियर होंगी। मैं देख सकता हूँ कि हाँ जी इतने की मेरी सेल्स है, ठीक है, इतना मेरा ऑर्डर अभी पेंडिंग चल रहा है, इतना मेरा फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, इतनी मेरी परचेजेस है, इतने मेरे एसेट्स हैं, इतनी मेरी लायबिलिटीज हैं। ये सब मुझे पता चल जाएगा। ये कब पता चलेगा? जब मैंने अकाउंट्स में इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो जाकर ये मेरे को पता चल गया तो इजीली तरीके से मैं अपना सेल प्राइस निकाल सकता हूँ। मैं बोलूँगा जी मेरे को इतने पैसे चाहिए, सामने वाला इसको देख के, सामने वाला भी तो देखेगा, सामने वाला इसको देख के परचेज प्राइस निकाल देगा, जी मैं तो इतना दे सकता हूँ, ठीक है ना। वो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो बोलेगा जी, अपनी वो बोली लगा देगा कि जी इतना मैं परचेज प्राइस दे सकता हूँ, मैं इतना दे सकता हूँ। और मैं अपने अकाउंट से, अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, जी मैं तो इतने की सेल प्राइस दूंगा, मैं तो इतने का बेच सकता हूँ, इससे कम पे मेरे को वारा नहीं खाएगा। मैं सेल प्राइस लगा सकता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है। सामने वाला मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेगा, जी इतने प्रॉफिट है, इतने लॉसेज हैं, वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट को देख के देखेगा जी कंपनी के पास ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, और पास्ट रिजल्ट्स इतना आया कंपनी ने पास्ट में इतने फायदे कमाए हैं, इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, कंपनी को इतने लॉसेज इंकर हुए हैं, कंपनी के इतने लोन्स हैं, कंपनी की इतनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी के पास ये एसेट्स हैं, वो भी देखेगा। वो अपने हिसाब से बोली लगाएगा, मैं अपने हिसाब से अपना सेल प्राइस दूंगा, वो अपने हिसाब से परचेज प्राइस देगा। सो इन दोनों को देखा जाएगा, बट ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपने क्या प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स में मेंटेन किया रिकॉर्ड्स। ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रॉपरली
अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए हैं, ठीक है ना। सो ये पॉसिबल तभी होगा जब आपने प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड्स को, आपने इन सारी चीजों के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि भी सामने वाला देखते समझ जाए इतने फायदे, इतने नुकसान है, इतना प्रॉफिट है कंपनी को, इतना लॉस है कंपनी के, इतने एसेट्स और कंपनी की इतनी एबिलिटीज हैं, ठीक है ना। सो अकाउंटिंग का एक ये भी एडवांटेज है, तो वो हमें इस चीज में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। एविडेंस इन कोर्ट। अगर आपके पास अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हुए हैं, तो कल को अगर आपके पास कोई भी केस वगैरह अगर आपके अगेंस्ट होता है, तो आप उस रिकॉर्ड को, उस वाउचर को जो आपने बिल या फिर उस बिल को आप एज एविडेंस दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपरली मेंटेन है सब कुछ। आपने जो भी खरीदा, आपने उसकी एक तो एंट्री करी हुई है, बुक्स में लिखा हुआ है जी इतना माल इस बंदे से इस दिन खरीदा हुआ है, दूसरा आपके पास बिल है, तो ये क्या एक एविडेंस का काम भी करती है अकाउंटिंग ये क्या है, एक एविडेंस का काम भी करती है। आपके कोर्ट में क्या माना जाएगा, ये एविडेंस भी हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट एज एविडेंस, ठीक है। सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट एज एविडेंस, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, अगर आपने सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शंस को, अगर आपने प्रॉपर्ली तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, तो उसको कोर्ट एविडेंस के रूप में भी ले लेता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मेरे पास बिल है उसका, मैंने बिल अपनी फाइल में लगा लिया, दूसरा मैंने एंट्री कर दी थी, इस दिन इस बंदे से मैंने इतना माल खरीदा इतने पैसों का। कल को अगर केस होता है तो मैं क्या दिखा सकता हूँ जी, एक तो मेरी बुक्स है, मैंने इस दिन इस बंदे से इतना माल खरीदा इतने रुपए का, एक तो दिख जाएगा ये मैंने एंट्री करी हुई है बुक्स में अपनी, ट्रांजैक्शंस को मैंने, इस ट्रांजैक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रॉपर तरीके से, एक तो ये चीज पता चल जाएगी। दूसरा मुझे क्या पता चल जाएगा, दूसरा मेरे पास बिल होगा जो मैंने खरीदा होगा जेन्युइन, उसको भी मैं कोर्ट में दिखा सकता हूँ। सो अगर मैंने सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड किया होगा, तो दोनों चीजें मेरे लिए क्या काम करेंगी, दोनों चीजें मेरे लिए एविडेंस का काम करेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर कोर्ट में कल को कुछ भी होता है तो दोनों चीजें मेरे लिए एविडेंस का काम करेंगी ना, कि साहब ये देखो मैंने तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने इस दिन इसी बंदे से इतने का माल खरीदा है, दूसरा मेरे पास बिल भी है, तो अब दोनों चीजें देख लो, मैंने तो बिल आती ही मैंने रिकॉर्ड कर दी थी एंट्री इस दिन, और ये इस दिन का बिल है, अब बिल भी देखो, और ये तो मैंने बुक्स में एंट्री करी है ये भी देखो, तो दोनों मेरे लिए एविडेंस का काम करेंगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग एक्ट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। लास्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कुछ भी नहीं है, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं। अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें डिसीजन लेने में, हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए हम देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स को देखेंगे, लॉसेस को देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है जी, ठीक है, कंपनी की ये औकात है, कंपनी ने इतना फायदा कमाया है जी, ये है, ये कंपनी के इतने लॉसेस हैं जी, ये बात है। सो हेल्प करेगा हमें किसमें, इन डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने में हमें मदद करता है, हेल्प करता है अकाउंटिंग। अब मेरे को पता चल जाएगा कंपनी के इतने फायदे हैं, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया इस साल में, या कंपनी ने इतने लॉसेज इंकर करे, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे को ये भी पता चल जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, कि भाई मेरे को अब आगे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और या कंपनी से पैसा निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रखना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा निकाल के थोड़ा इन्वेस्ट करूं। तो ये सारे के सारे डिसीजन है, ये लिए जा सकते हैं, बट ये आपको तभी लिए जा सकते हैं जब आपकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपको एक ये इस चीज में भी हेल्प करती है कि आप डिसीजन प्रॉपर ले सकें, ठीक है ना। अकाउंटिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगी उसके थ्रू आप देखोगे कि यार मेरे को फ्यूचर में इस कंपनी के साथ एसोसिएट रहने में फायदा है या नहीं। अगर मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहता हूँ, इस कंपनी के साथ अगर मैं जुड़ा रहता हूँ, अगर मैं इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ या मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या मेरे को फायदा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हुए हैं उसको देख के, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अगर प्रॉपर मेंटेन होंगे उससे मेरी एक्यूरेट प्रॉफिट निकल के आएगा या एक्यूरेट लॉस निकल के आएगा।
साथ ही साथ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी एक्यूरेट निकल जाएगी कि भाई मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली औकात कितनी है, आज की डेट में मेरी कंपनी की क्या औकात है ये भी पता चल जाएगी। दूसरा, मैंने फायदा कमाया है या मैंने खर्च लॉसेस को इंकर किया है ये भी मेरे को पता चल जाएगा। सो ये देख के डिसीजन लेने में यूजर को ईजी हो जाता है, ठीक है ना, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, बेसिकली वो इजीली डिसीजन ले सकता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इसलिए बोला जाता है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे, फिर भी मैंने बता दिया कि भाई डिसीजन मेकिंग में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है भाई, हम देखेंगे कंपनी के क्या फायदे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना फायदा आ रहा है या कितना नुकसान आ रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको देख के हम आगे अपने फ्यूचर के लिए इस कंपनी के साथ हमें रहना है नहीं रहना वो हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है जी। सो दोस्तों अभी हमने आज क्या किया, आज हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग किए। सो प्लस और कुछ भी किया था हमने यूजर्स देखे, हमारे पास यूजर्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो आप यूजर्स भी रिवाइज करना, एडवांटेजेस भी रिवाइज करना। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी का काम फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी क्लास यहीं हम स्टॉप करते हैं। बाकी आप लोग रिवाइज कीजिएगा और होमवर्क जो भी है जितना भी किया उसको रिवाइज करके रखिएगा। प्लस जो हमने लास्ट क्लासेस में किया हुआ है, यानी कि जो आज वाली क्लास को तो जरूर रिवाइज करना, प्लस जो पिछले जितनी भी क्लासेस में गए उसको भी एक बार ही जरूर गो थ्रू कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।